एक तरफ भारत का नया ज्वाला मिसाइल सिस्टम, दूसरी तरफ AK-103 का डेडली अपग्रेड और तीसरी तरफ सुखोई के लिए ऐसे वेपन जो गेम चेंज कर सकते हैं। आखिर चल क्या रहा है डिफेंस सेक्टर में? चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट IG ज्वाला नाम की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर भी काफ़ी एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में उड़ीसा बेस्ड IG डिफेंस की तरफ से IG ज्वाला नाम की मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की बात सामने आई। ये एक शॉर्ट रेंज हाई प्रिसिशन और रैपिड रिस्पांस बैटलफील्ड वेपन होने वाला है। इस मिसाइल की खास बात इसका रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी होने वाला है। ये सिस्टम क्विक लॉन्च सीक्वेंस के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जिसको टाइम सेंसिटिव टारगेट को तुरंत न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये ऑल वेदर कैपेबल होने वाला है, चाहे हाई एल्टीट्यूड हो या डेजर्ट कंडीशन, हर तरह की कंडीशन में ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है। अगर प्रिसिशन की बात करें तो IG ज्वाला में एडवांस गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल फेज गाइडेंस दोनों मौजूद होने वाले। इसका मतलब ये कि मिसाइल अपने टारगेट को काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इससे कोलैटरल डैमेज भी काफ़ी कम होने वाला और मिशन इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होने वाला है। अभी एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन होने वाला है। इसे व्हीकल माउंटेड प्लेटफॉर्म पर और स्टैटिक लॉन्च सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब बैटलफील्ड में इसे क्विकली रिलोकेट किया जा सकता है, जिससे सर्वाइविलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होने वाला है। टेक्निकल साइड पर देखें तो ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल होने वाला है, जो कि रिलायबिलिटी और स्टोरेज के मामले में काफ़ी एफिशिएंट होने वाला है। इसके अलावा मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी इसे आर्मी के डिफरेंट ऑपरेशनल सिनारियो के लिए काफ़ी यूजफुल बनाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि IG ज्वाला को कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, यानी डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में ही डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होने वाला है, यानी इसको लैंड बेस्ड टारगेट को एंगेज करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर ये सरफेस टू एयर मिसाइल होने वाला है, यानी कि एरियल टारगेट को एंगेज करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट AK-103 राइफल मॉडर्नाइजेशन की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपने फ्रंटलाइन इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के लिए AK-103 राइफल्स को स्टैंडर्ड राइफल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी इसी वजह से इसके लिए मल्टीपल टेंडर को रिलीज किया जा रहा है, जो कि मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है वो ट्रेडिशनल आयरन साइट से शिफ्ट होकर एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम्स होने वाले हैं। इसके अंदर अभी आर्मी की तरफ से होलोग्राफिक रिफ्लेक्स साइट प्रोक्योर करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि नाइट विजन कॉम्पैटिबल होने वाले हैं। ये लॉन्ग बैटरी लाइफ के साथ आने वाले और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी आराम से ऑपरेट करने में सक्षम होने वाले हैं। इसके साथ ही अभी 3x और 5x मैग्नीफायर भी ऐड किए जा रहे हैं, जिससे सोल्जर्स को क्लोज कॉम्बैट से लेकर 300 मीटर से भी ज़्यादा की रेंज में एंगेजमेंट में एम करने में आसानी होने वाली है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट अपग्रेड यहाँ पे डुअल बीम लेजर टारगेटिंग सिस्टम होने वाला है। इसमें विजुअल लेजर के साथ साथ इनफ्रेड लेजर भी मौजूद होने वाला है, जो सिर्फ नाइट विजन डिवाइस के साथ ही देखने को मिलने वाला है। मतलब सोल्जर बिना अपनी पोजीशन रिवील किए रात के अंदर भी एक्यूरेट टारगेटिंग कर सकते हैं। कुछ सिस्टम्स के अंदर IR इल्यूमिनेशन भी दिया जा रहा है, जिससे डार्क एरियाज को डिस्क्रीटली इल्यूमिनेट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर एक और बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। पहले इंडियन आर्मी की तरफ से सप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड किया जाता था, लेकिन अभी घातक प्लेटून्स और स्पेशल फोर्स के लिए एक्टिवली सप्रेसर को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। ये सप्रेसर 25 से 30 डेसिबल तक साउंड को रिड्यूस करने वाले हैं और मजल फ्लैश को भी काफी हद तक रिड्यूस करने वाले हैं, जिससे नाइट ऑपरेशन में सोल्जर का विजुअल सिग्नेचर काफी कम होने वाला है और खास करके स्पेशल ऑपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। इन सब अपग्रेड को सपोर्ट करने के लिए AK-103 में मॉड्यूलर चेंजेस भी किए जा रहे हैं, जिसमें अभी नए पिकेटिनी रेल्स को हैंडगार्ड में इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे मल्टीपल एसेसरीज को इसमें अटैच करना आसान हो जाएगा। साथ ही एडजस्टेबल बट स्टॉक्स और इम्प्रूव पिस्टल ग्रिप को भी इसमें ऐड किया जाएगा, जिससे एर्गोनॉमिक और वेपन हैंडलिंग दोनों काफ़ी इंप्रूव होने वाले हैं। अगला अपडेट UPAB 1500 ग्लाइड बॉम्ब की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ही बेहतर करने के लिए रशियन ऑरिजिन UPAB 1500 क्लास की ग्लाइड बम को इवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसे सुखोई Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक हैवी प्रिसिशन गाइडेड
ग्लाइड मुनिशन होने वाला है जिसका वेट लगभग 1500 केजी के आसपास है। इसका मेन पर्पस लॉन्ग रेंज स्टैंड अप स्ट्राइक करना होता है, यानी एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी मदद से सेफ डिस्टेंस में रहकर ही टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। खास बात यह कि यूपीएबी 1500 स्पेशली हार्डन टारगेट के लिए डिजाइन किया गया, जैसे कि बंकर्स, फोर्टिफाइड मिलिट्री बेस, एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स और क्रिटिकल लॉजिस्टिक हब। इसमें पेनिट्रेटिंग हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो ये सैटेलाइट नेविगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, मतलब ये हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी सीपी सिंगल डिजिट में होता है, जो कि काफी प्रिसाइज स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका स्टैंड अप प्रोफाइल होता है। रिलीज होने के बाद ये ग्लाइड करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, जिससे लॉन्च एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस जोन में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है और इससे एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अगर अभी Su-30 MKI के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी तक ये मेनली एयर डोमिनेंस और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी सुखोई को डीप स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं और इनको सिर्फ लिमिटेड सुखोई में कैरी किया जा सकता है, जिस वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट में एक रेस्ट्रिक्शन भी वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन यूपीएबी 1500 बॉम्ब्स को ऐड करने से हर एक सुखोई स्टैंड अप स्ट्राइक कर पाएगा, जो कि एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला है और ब्रह्मोस के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाले, लेकिन इनका रेंज ब्रह्मोस जितना नहीं होने वाला है। इस वेपन को हम लोग स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन इसका फायर पावर 100 के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाला है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरफ से है। दोस्तों अभी भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम ने एक बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन अचीव कर लिया है। यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसका एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज कर दिया है, मतलब अब डिजाइन फेज से निकलकर ये प्रोग्राम एक्चुअल इंजीनियरिंग वैलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है। अभी इसकी नेक्स्ट स्टेज में हाई फिडेलिटी विंड टनल टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी को दिया गया। ये टेस्टिंग बेंगलुरु के नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनामिक फैसिलिटी में किया जाने वाला है, जहां एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को लो स्पीड से लेकर सुपरसोनिक रिजीम में टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों खास बात यह कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर क्लोज कपल्ड कर्नाड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि कैरियर ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस कॉन्फ़िगरेशन का मेन एम हाई लिफ्ट जनरेट करना होता है और लो स्पीड पर बेहतर कंट्रोल को प्रोवाइड करना होता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग के टाइम पर सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है। अभी इसकी टेस्टिंग की रेंज मार्क 0.2 से लेकर मार्क 1.8 तक होने वाली, यानी स्लो स्पीड लैंडिंग कंडीशन से लेकर हाई स्पीड कॉम्बैट सिनेरियो तक सब कुछ वैलिडेट किया जाएगा। इसके लिए अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का एक 1:6 का स्केल मॉडल को डेवलप किया गया, जो कि एक्सट्रीम एरोडायनामिक स्ट्रेस को हैंडल कर सकेगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी ट्रेडिशनल स्टैटिक टेस्टिंग के अलावा डायनेमिक विंड टनल टेस्टिंग भी किया जा रहा है। इसमें एयरक्राफ्ट की रोलिंग, स्पिनिंग और एग्रेसिव मैन्यूवर्स को सिमुलेट किया जा सकेगा, जिससे इस एयरक्राफ्ट का रियल कॉम्बैट और लैंडिंग कंडीशन का बिहेवियर पता चल पाएगा। इसमें हाई एंगल ऑफ अटैक टेस्टिंग भी किया जाने वाला है, जो 30 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। स्पेशली एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पायलट को लास्ट सेकंड के अंदर प्रिसाइज कंट्रोल इनपुट देने पड़ते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम होगा फ्लाइट कंट्रोल लॉ का डेवलपमेंट। ये एल्गोरिदम एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में इंटीग्रेट होने वाले और डिसाइड करने वाले कि कंट्रोल सरफेस और इंजन थ्रस्ट पायलट के इनपुट के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें खास फोकस एयरक्राफ्ट की कनार्ड और मेन विंग के इंटरेक्शन के ऊपर होने वाले, जो कि एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक कंसेप्चुअल प्रोजेक्ट अभी नहीं रहा, बल्कि रियल एयरक्राफ्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो फ्यूचर में ये इंडियन नेवी के लिए एक पावरफुल इंडिजिनस कैरियर बेस्ड फाइटर बन सकता है। अगला अपडेट HAL की रुद्र और ध्रुवास्त्र मिसाइल की तरफ से है। दोस्तों अभी HAL के रुद्र हेलीकॉप्टर का एक नया कॉन्फ़िगरेशन सामने आया, जहां पर इसे ध्रुवास्त्र मिसाइल के ट्राई ट्यूब लॉन्चर के साथ देखा गया, मतलब एक ही पायलोन पर 3 मिसाइल को माउंट किया गया था, जो कि एक बड़ा कैपेबिलिटी जंप इंडिकेट कर रहा है। अभी अगर इसको सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो पहले जहां लिमिटेड मिसाइल लोड होता था, वहीं अभी ट्राई ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक हेलीकॉप्टर अपने दोनों साइड पर टोटल 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये कि एक सिंगल सॉटी में ज़्यादा टारगेट को एंगेज किया जा सकता है और मिशन एंडोरेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों ध्रुवास्त्र या हेलिना मिसाइल की बात करें तो ये एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका रेंज 8 किलोमीटर के आसपास है। इसका खास बात इसका फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी और टॉप अटैक प्रोफाइल है, यानी ये डायरेक्टली टैंक की सबसे वल्नरेबल अपर सेक्शन पर स्ट्राइक करता है, जहां आर्मर सबसे पतला होता है।
अभी स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो ये अपग्रेड सिर्फ पेलोड इंक्रीज नहीं करने वाला है बल्कि बैटलफील्ड लिथैलिटी को मल्टीप्लाई करने वाला है। मॉडर्न वॉरफेयर में जहां आर्मड फॉर्मेशन रैपिड मैन्यूवर करते हैं, वहां पर एक अटैक हेलीकॉप्टर का मल्टीपल टारगेट को एक साथ क्विकली डिस्ट्रॉय करना या न्यूट्रलाइज करना काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर वो एक साथ न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं तो काउंटर अटैक को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर के लिए थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि ये काफी लो फ्लाई करते हैं और इनको शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम्स और मैनपैड से बड़ा खतरा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ध्रुवास्त्र के अपग्रेडेड वेरिएंट पर भी काम चल रहा है, जिसमें सीकर परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंप्रूव किया जा रहा है और ये ट्राई ट्यूब कन्फिगरेशन उन्हीं अपग्रेड का पार्ट लग रहा है। अभी यहाँ पर HAL की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रचंड को स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है और फ्यूचर ट्रायल इसी प्लेटफॉर्म पर होने की संभावना बताया जा रहा है। इसका मतलब ये कि लद्दाख जैसे चैलेंजिंग टेरेन में भी ये सिस्टम इफेक्टिवली डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, अगर प्रचंड पर ये कन्फिगरेशन सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए एंटी आर्मर कैपेबिलिटी में एक मेजर बूस्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।